आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग पाथ विद विजय कोठारी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लें कि आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ये आखिर होते क्या हैं। उसके बाद जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे, उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और इनका कंसेप्ट या दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स और कैटेगरीज, यानी कि आप अलग अलग शब्द कई बार सुनेंगे जिन्हें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, कभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन समझ ले कि ये क्या होते हैं। Concepts are the basic assumptions or propositions within which accounting systems operate, यानी कि कुछ बेसिक मान्यताएं, बेसिक चीजें जिनके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, उन्हें हम कंसेप्ट्स कहते हैं। कन्वेंशन, यानी कि जैसा कि इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है, conventions are the accounting practices being followed by the enterprises over a period of time, यानी कि वो accounting practices, वो तरीके जो businesses सालों से करते आए हैं एज अ प्रैक्टिस, तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन बन जाते हैं। Principles are the rules that define the parameters within which the treatment of accounting transactions is done, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल हैं, वो सेट ऑफ बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे तीन वर्ड्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। और जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फॉर्मुलेटेड बाय लॉ, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसे बने। अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग दे आर सेम, यानी कि चाहे आप अकाउंटिंग कंसेप्ट कहें, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहें या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहें, इन सभी का जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है उसके ऊपर एक ही असर होता है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ थियोरेटिकल डेफिनेशन का थोड़ा फर्क है जो मैंने आपको अभी बताई, अदरवाइज प्रैक्टिकली ये तीनों चीजें सेम है। आप किसी भी प्रिंसिपल को जो आप आगे जाकर सीखेंगे उसको प्रिंसिपल की बजाय कंसेप्ट वर्ड यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट की बजाय प्रिंसिपल वर्ड यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंशन वर्ड यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली इन सब का जो है मीनिंग सेम होता है। अब हम ये सारे कंसेप्ट सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जैसे हमने अभी अभी जाना कि कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स ये सभी एक ही होते हैं, तो इसे मैं अगर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इन अ फोर्सिएबल फ्यूचर, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, यानी कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मानकर रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में चलने वाला है, बहुत सालों तक चलने वाला है, उसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है। अब इस कंसेप्ट से अकाउंटिंग में फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है कि दिस लीड्स टू डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस और एसेट्स का, आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो एक्सपेंसेस, और एसेट्स जिनको यूज करके हम रेवेन्यू अर्न करते हैं।
अब आप जैसे इस बात को समझिए कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंस है या एसेट है, दोनों में ही हम पैसे दे रहे हैं, दोनों में पैसा तो चला गया पूरा का पूरा। तो एक को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एक को हम एसेट। ऐसा क्यों? इस प्रिंसिपल की वजह से। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस जो है आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा, तो इसीलिए जिन खर्चों का फायदा बिजनेस को मिल चुका है, अभी वो फायदा खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसे हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते हैं। और जिन खर्चों का फायदा बहुत सालों तक मिलता रहेगा, उन्हें हम एसेट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। अगर बिजनेस जो है सिर्फ एक ही साल चलना हो, तो फिर एसेट और एक्सपेंस के डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से एक्सपेंसेस एंड एसेट्स के बीच डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जाता है, और एसेट्स जो है उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके उनके ऊपर डेप्रिसिएशन गिना जाता है, जिनके बारे में हम आगे जाकर भी समझेंगे। सेकेंड कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। हमने पहले वीडियो में पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फ्रीडम टू अकाउंटेंट इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसे अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उसके लिए कई बार अकाउंटेंट को काफी फ्रीडम मिलती है कि अलग अलग तरीके से उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। ये प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जैसा कि हमने देखा कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के ऑप्शंस मिल सकते हैं कई बार, लेकिन अगर अकाउंटेंट ने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो हर बार जब भी वो उस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, उसी ऑप्शन से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। वो ये नहीं कर सकता कि एक बार ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो एक ऑप्शन से रिकॉर्ड करे, दूसरी बार जब ट्रांजैक्शन हुआ तो दूसरे ऑप्शन से रिकॉर्ड करे। ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर मैं एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ऑप्शन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो मेरे यूजर ऑफ अकाउंट है, जब अकाउंट को देखेंगे तो उन्हें वो अकाउंट उनके लिए मायने ही नहीं रखेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस अकाउंट से हम क्या समझे, क्योंकि हर बार ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को। ये जो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, फ्रीडम इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हर एक ट्रांजैक्शन में नहीं होती है, ये भी आप समझ लीजिए। ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, 90-95% टाइप के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने का सेट तरीका है कि उसी तरह से वो रिकॉर्ड होते हैं। 5 से 10% टाइप के ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें अकाउंटेंट को ये फ्रीडम मिलती है। वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कुछ तरह के ट्रांजैक्शन है जिनमें इस तरह की फ्रीडम अकाउंटेंट को मिलती है। इन चीजों के बारे में, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यहां पे एक बात समझना जरूरी है कि जो हमने बात की कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को एक ऑप्शन जो सिलेक्ट किया, उसी ऑप्शन से हर बार रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जो है अकाउंटिंग पे लिमिटेशन ना आ जाए, इसके लिए ये रखा गया है कि जो प्रैक्टिस अकाउंटेंट ने अडॉप्ट की है उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सिचुएशन में चेंज किया जा सकता है। पहला, रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि कानून में कोई चेंज हुआ है या कानून बोल रहा है कोई कि अमुक टाइप का ट्रांजैक्शन इसी ऑप्शन से रिकॉर्ड होगा, और अगर बिजनेस एंटिटी किसी और ऑप्शन से रिकॉर्ड कर रही है तो उसे अपना ऑप्शन चेंज करना होगा। रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम जानेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन
अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा, तो बिजनेस एंटिटी को मेथड अपना चेंज करना पड़ सकता है। और तीसरा है, इट विल गिव मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि पहले जब ऑप्शन सिलेक्ट किया था अकाउंटेंट ने, तब उसके दिमाग में था कि उस ऑप्शन से मेरे अकाउंट्स जो हैं सही पिक्चर अपने यूजर को देंगे। लेकिन अब कुछ सालों के बाद चूंकि सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब मुझे लगता है दूसरा जो ऑप्शन है रिकॉर्ड करने का, उससे अकाउंट ज्यादा सही प्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो भी वो अपना तरीका चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। अब पहले हम समझे कि अक्रू का क्या मीनिंग होता है। अक्रू मीन्स टू इंक्रीज और एडिशन टू समथिंग, यानी कि कोई भी चीज है उसमें कुछ ऐड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसे हम अक्रू कहते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, दैट इज इट अक्रूज इररिस्पेक्टिव ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। आपको याद होगा जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने समझा था डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। तब हमने जाना था कि अक्रूवल अकाउंटिंग में तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है कि जब ये सिचुएशन आ गई है कि देयर इज अ फिक्स्ड एसेट और लायबिलिटी क्रिएटेड, कि जिसकी वजह से ये पक्का हो गया है कि या तो पैसा देना पड़ेगा या पैसा मिलेगा। तो जब इसमें से कोई सिचुएशन बन जाती है तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाता है अंडर एक्रूवल सिस्टम। ट्रांजैक्शन विच लीड्स टू अक्रूवल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि जहां पे भी बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटी अक्रू हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, वहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे एक्चुअल पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है। दिस कंसेप्ट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमने अच्छे से अपने पहले वीडियो में भी देखा था। It gives more clear picture of performance of entity and financial position of entity. यहां पे जो वर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, उसका मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा वर्ड होता है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका मतलब हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब हम बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को अक्रूवल सिस्टम पे, अक्रूवल कंसेप्ट के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को ज्यादा सही तरीके से बताता है। दिस कंसेप्ट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि इससे बिजनेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बनती है, जिनके बारे में हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अगला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर irrespective of whether the business has separate legal identity or not। हमने पहले वीडियो में भी ये देखा था कि अकाउंटिंग में जो बिजनेस है और जो ओनर है वो हमेशा अलग गिने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, चाहे बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है या नहीं है। जो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे कि कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म होते हैं जिनमें बिजनेस की लीगल सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है, उसमें बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है या नहीं है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट द ओनर, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन जो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा वो इसको ध्यान में रखकर किया जाएगा कि बिजनेस में क्या हुआ है, ओनर के लिए क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। बिजनेस के लिए क्या हुआ है ये सोचकर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई
ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर्स आर आल्सो रिकॉर्डेड। क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो इन दोनों के बीच भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट के माध्यम से। ये जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट विच ओनर ब्रिंग्स इनटू बिजनेस, यानी कि ओनर जो बिजनेस में पैसा लेकर आया। एंड ड्रॉइंग्स मींस द अमाउंट विच ओनर टेक्स आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि ओनर ने बिजनेस में से जो पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो कभी भी जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है किसी भी बिजनेस का एक्स अमाउंट है, तो इसका मतलब बिजनेस को, ओनर को उतने रुपए देने बाकी है, बिजनेस ओनर को उतने रुपए देगा जो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें दो सब प्रिंसिपल है, वो आप समझिए। पहला, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी, यानी कि सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें फाइनेंस यानी कि पैसा इन्वॉल्व है। आपको याद होगा हमने जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सीखी थी उसमें भी ये वर्ड था ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है नहीं है तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे ओनर की डेथ हो गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज हो गई, ये नॉन फाइनेंशियल इवेंट है। चाहे इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर, बट दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। और जो सेकेंड सब प्रिंसिपल है वो है मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में अलग अलग आइटम में डील किया जाता है। अगर कोई आइटम है, कई बार केजी में, किलो में रिप्रेजेंट होती है, 50 किलो गेहूं, 10 किलो चावल। कई आइटम नंबर में रिकॉर्ड हो सकती है, 5 कार, 10 टीवी, 15 रेफ्रिजरेटर। कई बार मीटर में रिकॉर्ड हो सकती है, जैसे कि कपड़ा। लेकिन जब हम इन चीजों से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिर्फ उसकी मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, उसके जो दूसरे डिनोमिनेटर है उनको इग्नोर करते हैं। तो ये दोनों सब प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में। अगला प्रिंसिपल है डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिवील लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि हम जब किसी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो उससे संबंधित कुछ जानकारी अकाउंट्स में आ रही है, जो कोई भी व्यक्ति अकाउंट्स पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन उस ट्रांजैक्शन से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें अकाउंटिंग में नहीं आ सकती है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अकाउंटिंग में नहीं आ पाती है, तो उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना होता है, यानी कि अलग से बताना होता है, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई फायर या एक्सीडेंट हो गया है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस जब तक चल रहा है तब तक तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन हो सकता है वो कोर्ट केस इतना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के ऊपर बहुत ही गहरा इंपैक्ट होगा। तो ये जानकारी कि बिजनेस से संबंधित ऐसा इंपॉर्टेंट कोर्ट केस चल रहा है, ये जानकारी अकाउंट के साथ ही देनी जरूरी होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर। तो जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे बनते हैं, उसमें एक लिमिटेड जानकारी ही मिल पाती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी इस डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की वजह से मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी कि लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज ब्रोकन इनटू मैनेजेबल पीरियड्स टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो बिजनेस चल रहा है अब वो तो सालों साल चलता रहेगा,
लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये जानना भी तो जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि उससे संबंधित कुछ डिसीजन लिए जा सके, ताकि बिजनेस को और अच्छे से चलाया जा सके। तो ये करने के लिए जो बिजनेस की जो लाइफ है जितनी भी है उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड किया जाता है, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है, यानी कि हर 1 साल के बाद जो है एंटिटी का परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट या लॉस, और एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसकी जानकारी ली जाती है, उसका असेसमेंट किया जाता है, ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ डिसीजन लिए जा सके, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर करने के लिए डिसीजन लिए जा सके। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है पूरी जो लाइफ साइकिल है बिजनेस की उसको ईयरली में डिवाइड कर देता है, हर 1 साल में। इससे बिजनेस का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आसान हो जाता है, और गवर्नमेंट जिसे कि टाइम टू टाइम टैक्स अपने कलेक्ट करने होते हैं उसे भी पता चल जाता है कि हाँ इस साल में इतना इनकम या प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस का, तो इतना हमें टैक्स लेना बनेगा। नहीं तो गवर्नमेंट के लिए जानना मुश्किल हो जाता है कि कितना टैक्स लेना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझिएगा, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। पहले तो मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है? इट मींस सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्व, कितना महत्व है। Materiality of event or transaction is important in deciding how to record transaction in accounting। यानी कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है मटेरियलिटी कितनी है ट्रांजैक्शन की। और मटेरियलिटी क्या होता है? एन आइटम इज मटेरियल इफ इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बाय द यूजर ऑफ अकाउंट। यानी कि हर वो जानकारी जिसके बेस पे हमें लगता है कि कोई भी यूजर ऑफ अकाउंट जो है उसके डिसीजन पे असर पड़ सकता है, तो वो जानकारी जो है मटेरियल है। ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन है। मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एज वेल एज अमाउंट। यानी कि मटेरियलिटी जो है किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितने पैसे या कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस है तो उसमें जो है कई सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है। पेन की जरूरत होती है, पेपर की जरूरत होती है, कैलकुलेटर, स्टेपलर, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उनको रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटेंट को ये डिसाइड करना जरूरी होता है, क्या मुझे ये जानकारी देना जरूरी है कि पेन के ऊपर कितना खर्चा हुआ, इरेजर के ऊपर कितना खर्चा हुआ, पेपर के ऊपर कितना खर्चा हुआ, क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या इससे कोई डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ेगा? अगर नहीं तो ये जितने भी खर्चे हैं छोटे छोटे उनको मैं एक ही नाम पे रिकॉर्ड कर लूंगा, स्टेशनरी आइटम। तो 10 अलग अलग तरह के खर्चों को अलग अलग नाम से रिकॉर्ड करने की बजाय मैं एक ही नाम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टेशनरी आइटम, जिससे ये जानकारी मैं दे दूंगा कि स्टेशनरी की जितनी भी आइटम है उनके ऊपर कुल कितना खर्चा हुआ। हर एक स्टेशनरी की जो हर एक आइटम है उसका खर्चा अलग बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म का। व्हाट डज इट मीन? एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड बट एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड। यानी कि आज की स्थिति में अगर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, चाहे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है लेकिन ऐसी कोई घटना हुई है जिससे मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, तो उस एस्पेक्ट को मुझे इग्नोर करना चाहिए, अकाउंटिंग में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई है जिससे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होगा, तो उस घटना का जो इंपैक्ट है प्रॉफिट के ऊपर वो मुझे जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए। एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हर साल जब अकाउंट्स
फाइनल बनाए जाते हैं साल खत्म होने पर, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको उसका वैल्यूएशन किया जाता है और उसका नियम है कि उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है जिस पे अभी उसे बेचा जा सकता है। तो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम है उस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसे इग्नोर किया जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो मैंने 100 रुपीज का खरीदा था, आज अगर उसकी मार्केट वैल्यू 90 हो गई है, तो मैं ये जो 10 रुपए का नुकसान हुआ है उसे नुकसान की तरह गिन लूंगा। लेकिन अगर उनकी मार्केट प्राइस 105 हो गई है, तो जो 5 रुपए का प्रॉफिट मुझे होगा फ्यूचर में जब मैं ये स्टॉक बेचूंगा, वो जो प्रॉफिट है मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा जब एक्चुअल में मुझे वो प्रॉफिट हो जाएगा, जब मैं वो स्टॉक बेच दूंगा। लेकिन अगर प्राइस कम हुई है तो मैं आज ही वो नुकसान जो है गिन लूंगा, चाहे मैंने माल नहीं भी बेचा है तो भी। इसका क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन मोर रियलिस्टिक मैनर। इट गिव्स एश्योरेंस अबाउट रियल प्रॉफिट और लॉस। यानी कि मैं अगर किसी बिजनेस के एंटिटी के प्रॉफिट या लॉस को देख रहा हूं कि उसने अपने अकाउंट के हिसाब से बता रखा है 5 करोड़ का प्रॉफिट, तो मुझे ये भरोसा मिलता है कि हाँ, 5 करोड़ का प्रॉफिट तो जरूर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी घटना हुई है कि जिससे फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस हैं, तो वो लॉस ऑलरेडी इन्होंने गिन लिया है, चाहे प्रॉफिट नहीं भी गिना होगा। तो इससे मुझे ये एश्योरेंस मिलता है कि जो प्रॉफिट या लॉस बताया जा रहा है वो सही है। एक और एग्जांपल इस प्रिंसिपल का है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे, पर यहां आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट वैल्यू एंड इट अप्लाइज स्पेशली टू रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स। यानी कि जो कोई एसेट हम खरीद रहे हैं उसको अकाउंटिंग में हम उस अमाउंट से लिखेंगे जितने में हमने खरीदा है। आप जानते हैं कई बार हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग होती है। तो कोई व्यक्ति एक फ्रिज को 25,000 में भी खरीद सकता है, दूसरा व्यक्ति वही फ्रिज जो है 22,000 में भी खरीदेगा, तीसरा व्यक्ति उसी फ्रिज को 26,000 में खरीदेगा। तो जब मैंने फ्रिज खरीदा है, अगर मैंने 25,000 में खरीदा है तो उसे अकाउंटिंग में मैं 25,000 पर ही रिकॉर्ड करूंगा, चाहे उसकी एमआरपी कुछ भी हो, चाहे दूसरों को कितना भी कम या ज्यादा डिस्काउंट मिला हो। मार्केट वैल्यू may change with time but the value in financial statement does not change। यानी कि मैंने 25,000 में फ्रिज खरीद लिया, उसके बाद आने वाले सालों में उस फ्रिज की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज हो, कम हो या ज्यादा हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग में। मैं अकाउंटिंग में उस फ्रिज की वैल्यू 25,000 ही बताऊंगा। हालांकि 25,000 में से जो डेप्रिसिएशन होता है, जो नियम के हिसाब से, वो कम करते रहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अलग चैप्टर में समझेंगे। लेकिन यहाँ इतना सा समझ लें कि जो उस फ्रिज की वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन कम करके जितना बचता है उतनी वैल्यू पे जरूर दिखाई जाती है। और डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। और इट हेल्प्स इन कीपिंग पर्सनल जजमेंट अवे। यानी कि मेरा क्या जजमेंट है कि इस फ्रिज की क्या वैल्यू होनी चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जितने में खरीदा बस उतनी ही अमाउंट रिकॉर्ड होगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बिजनेस को कोई चीज फ्री में मिली है जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, तो इस सिचुएशन में हालांकि पैसा नहीं दिया गया है लेकिन उस एसेट को 1 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उस एसेट की जानकारी अकाउंट में आ सके कि हाँ ऐसी भी एक एसेट है। क्योंकि अगर उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे ये मानकर कि वो तो फ्री में मिली है, तो अकाउंटिंग में वो जानकारी आएगी ही नहीं कि ऐसी भी एक एसेट है
एंटिटी के पास। अगला प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। व्हाट मैचिंग प्रिंसिपल सेज, costs incurred to earn revenue is recognized as expense in the period in which the revenue is recognized। यानी कि समझिए, हम बिजनेस में कोई भी रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हैं, यानी कि पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए जितना भी खर्च किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है, वो सारा का सारा खर्चा उसी साल में गिना जाएगा जिस साल में उस रेवेन्यू को गिना जा रहा है। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों को मैच किया जाएगा एक पर्टिकुलर साल के, कि इस साल जितनी भी इनकम हुई है उनको करने के लिए जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उन सबको इसी साल गिन लिया जाएगा, ताकि इस साल का प्रॉफिट या लॉस सही कलेक्ट हो सके। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि जैसे मैं एज ए बिजनेस एंटिटी, पॉलिसी है कि कमीशन पे भी मैं अपना माल बेचता हूं। मतलब कोई व्यक्ति मेरा माल बेचने में अगर हेल्प करेगा तो मैं उसे कमीशन दूंगा, और कमीशन जो है हर 3 महीने पे मैं डिसाइड करके दे दूंगा। अब एक व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ माल मार्च के महीने में बेचा है। अब मार्च के महीने में तो मेरी इनकम हो गई क्योंकि वो माल तो बिक गया, लेकिन कमीशन का पैसा मैं उसे दूंगा 3 महीने बाद। यानी कि वो पैसा तो अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं दूंगा उसे, क्योंकि मार्च में मैं अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहा हूं, मार्च में मैं अपना प्रॉफिट या लॉस पता कर रहा हूं। तो कमीशन का खर्च तो मैंने अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ये जो सेल की मुझे इनकम हुई है इसके ऊपर मुझे कमीशन देना होगा, तो वो जो कमीशन का एक्सपेंडिचर है इसी साल मैं एक्सपेंडिचर की तरह गिन लूंगा, अगले साल का वेट नहीं करूंगा। सैलरी बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि जनरली किसी भी कंपनी में सैलरी जो है महीना पूरा होने के बाद 3, 4, 5 दिन बाद दी जाती है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट महीना है, अगर हम मार्च ले लें कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो जब मार्च खत्म हो गया तो मार्च की सैलरी जो है वो तो खर्चा हो ही चुका है, चाहे पेमेंट उसका अप्रैल में किया जाएगा। तो चूंकि इस महीने लोगों ने जो काम किया उसका फायदा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, उसकी रेवेन्यू में ऑलरेडी ले चुका हूं, गिन चुका हूं, तो उस मार्च महीने की सैलरी का खर्च भी इसी साल गिनना होगा। इफ एक्सपेंस इज मेड टू अर्न रेवेन्यू इन कमिंग ईयर्स, द एक्सपेंस इज ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड। जो पहला हमने नियम समझा उसी से दूसरा नियम आता है कि अगर मैंने कोई खर्चा किया है जिसकी रेवेन्यू मुझे अगले साल मिलेगी, नेक्स्ट ईयर, तो वो खर्चा भी नेक्स्ट ईयर में ही गिना जाएगा, इस साल में नहीं गिना जाएगा। जैसे कि फिक्स एसेट, मैंने अगर 10 लाख रुपए की मशीन ली है तो 10 लाख रुपए तो मैंने दे दिए, अभी दे दिए, लेकिन उससे मुझे जो फायदा मिलेगा मशीन से वो तो अगले 5 साल या 10 साल तक मिलेगा। तो 10 लाख रुपए का खर्चा इस साल तो नहीं गिन सकते, तो इसीलिए इस साल मैंने जितनी मशीन यूज की उतना खर्चा गिनेंगे और बाकी का खर्चा अगले सालों में गिनेंगे जब मैं मशीन यूज करूंगा। वैसे ही एक और एग्जांपल हो सकता है इंश्योरेंस का खर्चा, कि जैसे मैंने जनवरी में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया जो पूरे साल का है, लेकिन इस साल तो मुझे उस इंश्योरेंस का बेनिफिट जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही महीने में मिलेगा, तो इसलिए इस साल मैं खर्चा भी 3 ही महीने का गिनूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम का, बाकी का 9 महीने का प्रीमियम का खर्चा जो है मैं अगले साल में गिनूंगा। और इसी से रिलेटेड है कि इफ मनी इज रिसीव्ड बट द एक्सपेंडिचर इज टू बी इनकर्ड नेक्स्ट ईयर, द रेवेन्यू इज डिफर्ड। यानी कि मुझे अगर किसी काम के लिए किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में पैसा मिल गया है, ठीक है, लेकिन वो सेल तो मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, इवन उसके लिए जो परचेज है वो भी मैं अगर नेक्स्ट ईयर करूंगा, तो ना मैं वो रेवेन्यू गिनूंगा इस साल
और न मैं वो एक्सपेंडिचर गिनूंगा इस साल। मैं वो जो एडवांस मिला है उसे अलग तरीके से रिकॉर्ड करूंगा। और इस प्रिंसिपल की वजह से किसी भी पर्टिकुलर साल का प्रॉफिट या लॉस जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक बन जाता है। अगला कंसेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसके ऊपर पूरा डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है कि every transaction entered into by entity has two aspects, a debit and a credit. This does not mean that only one debit and one credit entry, यानी कि जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है तो दो से ज्यादा जो है अकाउंट, दो से ज्यादा एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, पर मिनिमम दो एस्पेक्ट जरूर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो कई बार ये हो सकता है कि एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, दो डेबिट एस्पेक्ट है, या दो डेबिट एस्पेक्ट है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि डेबिट एस्पेक्ट का टोटल अमाउंट और क्रेडिट एस्पेक्ट का टोटल अमाउंट वो सेम होना चाहिए, जिसे हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं, और इसी के बेस पे डबल एंट्री सिस्टम बना है। ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बना हुआ है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है। अगला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो बहुत सिंपल है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जब मुझे अपनी जो रेवेन्यू है उसको लेने का हक मिल गया तो मेरी रेवेन्यू हो गई। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे कि कई बार हम जो है किसी को सामान देते हैं ऑन गुड्स या ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, यानी कि आपको पसंद आए तो आप सामान रखिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। तो उस केस में मैं अपनी रेवेन्यू या अपना सेल तभी मानूंगा जब मेरे कस्टमर ने मुझे बोल दिया है कि हाँ, मैं सामान मुझे पसंद आ गया है और वो मैं रख रहा हूं। जब सामान हमने कस्टमर को दिया तब रेवेन्यू नहीं गिनी जाएगी। जब कस्टमर ने बोल दिया कि उसने सामान रख लिया है तभी रेवेन्यू गिनी जाएगी। वैसे ही जब क्रेडिट पे कोई सेल किया जाता है तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, चाहे पैसा जो है बाद में आएगा। ये हमने देखा कि जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, और हमने ये भी शुरू में देख लिया था कि इन सब का प्रैक्टिकली मीनिंग सेम ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपके कुछ डाउट्स दूर करना चाहूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ वर्ड और आपके सुनने में पढ़ने में आएंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है, फिर एक और वर्ड आएगा गैप। तो अब ये सब क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। अभी हमने जाना कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होते हैं। When these concepts etc. are used by the government, they are converted into various rules and make them compulsory through law. They are called standards. यानी कि ये जो रूल्स हैं जितने भी हमने पढ़े अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वगैरह, इनको गवर्नमेंट जब नियम में कन्वर्ट कर देती है, एक एक कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे नियम बनाए जा सकते हैं ताकि उन कंसेप्ट का पालन हो सके। तो उन सारे नियमों को जब गवर्नमेंट कानून का रूप दे देती है और कंपलसरी कर देती है कि हर एक बिजनेस एंटिटी को इन रूल्स का कंप्लायंस, इन रूल का पालन करना ही पड़ेगा, तो उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स एक ही होते हैं। कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स जो हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, जब इन्हें कंपलसरी कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो स्टैंडर्ड बन जाते हैं। एक और वर्ड आप कई बार पढ़ेंगे गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी कोई नया जिन नहीं है। बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अभी हमने समझा, उनको इंटरनेशनली जो है गैप के नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल यानी कि अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है और नया कुछ भी नहीं है। अब इंडियन जो स्टैंडर्ड्स हैं
उनको पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से ही जाना जाता था, जिनको आज जो है इंड एएस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप कहीं वर्ड पढ़ते हैं इंड एएस तो कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह एक और वर्ड सुनने में आएगा, पढ़ने में आएगा, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये भी एक तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने ये ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कोई भी देश की गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर सकती है, ताकि उन्हें अपने नए स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और चूंकि ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, तो उस कंट्री में जो कंपनीज है उनकी अकाउंटिंग को ज्यादा अच्छा समझा जाता है जब आईएफआरएस अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे मैं वापस रिपीट कर दूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गैप, इंड एएस, आईएफआरएस, ये सारे ऑलमोस्ट सेम और रिलेटेड वर्ड हैं, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, उनके क्या बेनिफिट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस and helps in preparation and presentation of accounts. It takes away discretion of accountant to some extent. Without standards, compliance to accounting concepts, conventions and principles become voluntary. जैसा कि हमने पहले भी इसी वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट के पास कुछ डिस्क्रिशन होता है, और जो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस हमने समझे वो जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस एंटिटी उसका पालन करें। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से लीगली बाइंडिंग रूल अगर नहीं बनाए जाएंगे तो कुछ कंपनी जो है उनका पालन करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता नहीं रहेगी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन में। दूसरा है, व्हेन अकाउंट्स ऑफ टू एंटिटीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स, इट इज इजियर टू कंपेयर देयर अकाउंट्स। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग तरह के रूल्स यूज करके अकाउंट्स बना रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स कंपनी अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है, वाई कंपनी अगर 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या दोनों का प्रॉफिट सही है, कंपेयर किया जा सकता है? वो तभी किया जा सकता है जब दोनों सेम रूल अप्लाई करके अकाउंट्स बना रही है। तीसरा पॉइंट है, when an entity uses same standards over a period of time, it is easier to compare the accounts of the firm over the years. यानी कि अगर मैंने पिछले साल 1 लाख रुपए कमाया था प्रॉफिट, इस साल 1.5 लाख रुपए कमाया है, तो वो प्रॉफिट तभी अच्छा माना जाएगा जब मैंने पिछली बार और इस साल जो अकाउंट्स बनाए गए, जो ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया, वो सेम रूल से किया गया। क्योंकि अगर मैंने रूल चेंज कर दिए तो हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन मैंने चूंकि अलग रूल से रिकॉर्ड किया तो मैं 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बता रहा हूं, तो उससे अकाउंट्स जो है कंपेरेबल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने समझा कि जो डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ये क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इनको समझने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपके लिए गूगल ड्राइव पर रखी हुई है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। आप उस लिंक पे जाकर उस एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं, उसी में उसका आंसर भी है, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसका आप सही आंसर दे पाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का अच्छा नॉलेज हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस दी like button, subscribe to my channel. If you have any query or doubt, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और लर्निंग पाथ के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।